दूसरा पक्ष इजराइल का विनाश ही पसंद किया जाता है। 7 मिलियन लोगों का नरसंहार, शिशुओं का सिर काटना। वे लोगों को जलाने का समर्थन करते हैं। हमें 90% समय बचाव करने के बजाय 90% समय हमला करना चाहिए। वाइस एक अमेरिकी बौद्धिक संपदा वकील, लेखक और प्रमुख इजराइल समर्थक हैं, जो इजराइल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ यंग इजराइल के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई पदों पर कार्य किया है। जेएनएस न्यूज़ हब में स्वागत है फॉली। धन्यवाद, यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले आपकी किताब के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जिसके बारे में मुझे हाल ही में ही पता चला और ये पढ़ने में वाकई बहुत दिलचस्प लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। किताब यही है, इसका नाम है क्योंकि ये न्याय संगत और सही है। अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मानकर अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम स्थानांतरित किया। इसके पीछे की अनकही पृष्ठभूमि और इस किताब के पीछे की कहानी ये है कि 1995 में मैं यंग इजराइल ऑफ फीनिक्स सिनेगॉग का अध्यक्ष था और सेनेटर कायल के कार्यालय ने मुझसे पूछा, जब वे अभी अभी सेनेट के लिए चुने गए थे, उन्होंने कहा कि वे अपने पहले साल में एक सेनेटर के रूप में कुछ करना चाहते हैं, भले ही शायद फीनिक्स के 80% लोग। एरिज़ोना यहूदी समुदाय ने चुनाव में डेमोक्रेटिक सांसद सैम कॉफमैन के खिलाफ मतदान किया। वे यूएस दूतावास को यरूशलेम स्थानांतरित करने और कानून बनाने को प्राथमिकता देना चाहते थे और वे चाहते थे कि मैं उस वर्ष उनके कार्यालय के मुख्य यहूदी संपर्क के रूप में उन्हें मार्गदर्शन दूं। और इसलिए मैंने ग्लेन हैमर के साथ काम किया, जो उस वर्ष सेनेटर काइल के लिए न्यायिक समिति का हिस्सा थे, और जनीना स्पर्ना के साथ, जो पूरे वर्ष उनकी विदेश नीति प्रमुख थीं। और चर्चा करते हुए जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अंततः अक्टूबर में सीनेट में 93 बनाम 5 और हाउस में 374 बनाम 37 के अंतर से विधेयक पारित करवाया। इस तथ्य के बावजूद कि राष्ट्रपति क्लिंटन ने इसका पूरी तरह से विरोध किया और इसका विरोध किया, उनके 8 साल के राष्ट्रपति कार्यकाल में कभी भी उनके खिलाफ इस तरह के वोट नहीं हुए थे। ये वीटो को निष्प्रभावी कर सकने वाला बहुमत था। ये एक नए पहले साल के सेनेटर के लिए बड़ी उपलब्धि थी। हमने यह शीर्षक इसलिए चुना क्योंकि यह बिल्कुल सही और न्याय संगत है। क्योंकि जब लोग सेनेटर काइल के पास आए और उनसे पूछा और कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं, आप यहूदी नहीं हैं, आपको इस मुद्दे की परवाह क्यों है, और उनका जवाब था, क्योंकि यह न्याय संगत और सही है। इसीलिए उन्होंने किताब की भूमिका लिखी। माइक हकाबी, डेविड फ्रीमैन, एलन डर्शविट्ज, सेनेटर जोएल लीबरमैन समेत अन्य ने किताब में प्रशंसा पत्र लिखे। ये किताब सिर्फ इजराइल पर यहूदियों के अधिकारों तक सीमित नहीं है। सहलेखक लेन ग्रोइनस्टीन ने कहा कि हमें सही फैसले पर भी चर्चा करनी चाहिए, और इसलिए उन्होंने इस पर विस्तार से बात की। वो बड़े तालमुद चाचम हैं। उन्होंने बाइबल के तर्क देखे, यहूदी स्रोतों के तर्क, साथ ही वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के बड़े विद्वान भी हैं, और उन्होंने यहूदियों के इजराइल पर अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तर्क भी दिए। साथ ही दूतावास के उद्घाटन की पूरी कहानी भी विस्तार से बताई। और मैं 2018 में यरूशलेम में दूतावास के उद्घाटन पर मौजूद था। मुझे लगता है कि यह किताब महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इजराइल पर यहूदियों के अधिकार के ऐसे तर्क हैं जो आज कोई और नहीं देता, और ये तर्क जरूरी हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में 1 मिनट बात करते हैं। मेरा मतलब है, तर्क का मुख्य बिंदु क्या है? तो तर्क का मुख्य बिंदु ये है कि यहूदी लोगों का इजराइल की भूमि पर अधिकार दुनिया के किसी भी अन्य लोगों के किसी भी भूमि पर अधिकार से ज्यादा है। ये वाकई एक असाधारण बात है। फिर भी दुनिया में सबसे विवादित वही भूमि है जिस पर लोगों का सबसे मजबूत अधिकार होता है। ये समझ से बाहर है। तो उदाहरण के लिए, हम सभी जानते हैं कि तोरा पर राशि की पहली टीका में ये क्यों बताया गया कि तोरा की शुरुआत दुनिया की रचना से क्यों हुई, पहले आदेशों या पहली आज्ञाओं से क्यों नहीं हुई। रशी कहती है कि अगर कोई पूछे यहूदियों को दुनिया पर अधिकार कैसे है इजराइल की भूमि पर, वे कहेंगे कि भगवान ने इसे दिया है। भगवान ने दुनिया बनाई और जिसे चाहा उसे दे दी। उन्होंने यहूदी लोगों को दे दी। मेरे सहलेखक लेन ग्रूनस्टीन ने पाया कि हिस्कुनी, जो करीब 800 साल पहले के प्रसिद्ध टीकाकार थे, उन्होंने कहा कि नूह बाढ़ के बाद पूरी दुनिया के मालिक थे और जिसे चाहे जमीन दे सकते थे। वे असल में दुनिया के मूल मालिक थे। उन्होंने इजराइल अपने बेटे शेम को दे दिया, एंड शेम जिसकी बेटी तमार ने अंत में यहूदा से शादी की। याकूब के बेटे यहूदा जो उसने दिया, उसने इजराइल अब्राहम को दिया। अब्राहम ने ये सब यित्सखाक को, फिर याकूब को और आगे यहूदी लोगों को सौंपा। इसलिए इजराइल की भूमि यहूदी लोगों को विरासत में मिली। रशी लेत्सा चाचाम में टिप्पणी करते हैं कि भगवान अब्राहम से कहते हैं, इस भूमि पर जाओ जो तुम्हारी है और तुम्हें दी गई है। और पारसा चाई सारा में इसमें लिखा है कि अब्राहम कहते हैं, रशी कहते हैं कि अब्राहम एफ्रोन से कहते हैं कि मैं तुमसे मकपेला की गुफा ले सकता हूँ क्योंकि वो दरअसल मेरी जमीन है। फिर भी मैं इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा क्योंकि ये यहूदी लोगों को दिया गया था।
तो हमारे पास ये ज़मीन है क्योंकि हमने इसे विरासत में पाया है, और हमारे पास ये ज़मीन है क्योंकि भगवान ने हमें दी है। महाराल कहते हैं कि इस ज़मीन में 7 जातियां आक्रमणकारी थीं क्योंकि ये शेम को दी गई थीं और वे लोग उस पर कब्जा कर बैठे जो उनकी नहीं थी, जो उन दिनों आम था, और उनका उस ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं था। तो यहूदी लोगों का अधिकार है क्योंकि उन्होंने इसे विरासत में पाया है। हम यहूदी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस ज़मीन पर अधिकार की बात करते हैं। चाहे तो मैं और बता सकता हूँ। हाँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आप क्या सोचते हैं? आपके हिसाब से इस लक्ष्य को सच में हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और लड़ने के लिए लड़ाई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसे इजराइल के लिए लॉफेयर कहा जाता है। तो कानून में एक प्रसिद्ध तर्क और एक प्रसिद्ध अभिव्यक्ति है जिसमें कहा गया है कि अगर आपका तर्क तथ्यों पर सबसे अच्छा है तो आप तथ्यों पर जोर देते हैं, अगर वो कानून पर सबसे अच्छा है तो आप कानून पर जोर देते हैं, और अगर दोनों में से किसी पर भी अच्छा नहीं है तो आप मेज पीटते हैं। दूसरा पक्ष जोर से बोलने और शोर मचाने में माहिर है, और इजराइल और पूरे प्रो इजराइल समुदाय की एक गलती ये है कि वे उन झूठी कहानियों को उस तरह से खंडित नहीं करते जैसी जरूरत है। उदाहरण के लिए दूसरी तरफ कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बस्तियां अवैध है, या अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत फिलिस्तीनी अरबों का इजराइल की जमीन पर अधिकार है। असल बात यह है कि 1964 में PLO संधि के स्थापना दस्तावेज में उनकी संधि के अनुच्छेद 24 के तहत वे कहते हैं कि हम वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा पर दावा नहीं करते। तो लोगों ने इतना समय उन्हें जमीन देने की कोशिश में बर्बाद कर दिया, जबकि उनकी स्थापना दस्तावेज में उन्होंने खुद कहा है कि उनका उस पर कोई दावा नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस समय जॉर्डन के पास वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गाजा था। मेरा मतलब है पूर्वी यरूशलेम जॉर्डन के पास था और गाजा मिस्र के पास था। वे यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य इजराइल को नष्ट करना है, हमें इस जमीन की परवाह नहीं है, हम एक फिलिस्तीनी राज्य बनाना नहीं चाहते। ये कभी भी फिलिस्तीनियों के बारे में नहीं था, यह हमेशा इजराइल के विनाश के बारे में रहा है, और वे इसे स्पष्ट करना चाहते हैं। जबकि यहूदी लोगों ने कभी यरूशलेम पर अपना दावा नहीं छोड़ा, कभी इजराइल की भूमि पर अपना दावा नहीं छोड़ा। हमने इसे अपनी प्रार्थनाओं में रखा है, हमने इसे अपने उपवासों और हर चीज में शामिल किया है। और आगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ ने सैन रेमो के 2 साल बाद बैठक कर प्रस्ताव पारित किया जिसमें यहूदियों को पूरे इजराइल, यहूदा, सामरिया और यरूशलेम पर अधिकार दिया गया। और क्योंकि अमेरिका इसका हिस्सा नहीं था, तो उन्होंने इंग्लैंड चाहता था कि अमेरिका भी इसमें शामिल हो, इसलिए उन्होंने अमेरिका के साथ आंग्ली अमेरिकी संधि की। ये संधि अमेरिकी सेनेट में सर्वसम्मति से पारित हुई। राष्ट्रपति कूलिज ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसने संधि की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि अमेरिका इजराइल में यहूदी मातृभूमि के पुनर्गठन का समर्थन करता है जो एक राज्य बनेगा, और दुनिया भर के यहूदियों के लिए उस राज्य में आने का अधिकार, उस भूमि इजराइल की भूमि में लौटने का अधिकार। जब लोग कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत यहूदियों का यहूदिया और सामरी या पूर्वी यरूशलेम पर कोई अधिकार नहीं है, वो वास्तव में गलत है। संधियों के कानून के तहत ये संधि आज भी मान्य है। दुर्भाग्यवश इजराइल के समर्थक और सरकार यहूदी लोगों के भूमि अधिकार की बात करते समय इस तर्क का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे लगता है कि दूसरी तरफ के लोग अंतर्राष्ट्रीय कानून में सही हैं, जबकि असल में वे पूरी तरह गलत हैं। और जब बात यहूदा और सामरिया की आती है तो आप यहूदा और सामरिया में इजरायली संप्रभुता का दावा जताने के लिए क्या सलाह देते हैं? असल में एंग्लो अमेरिकन संधि और राष्ट्र संघ के तहत हमें पूरे यहूदा और सामरिया पर अधिकार है। इजराइल ने रक्षात्मक युद्ध में जीतकर भूमि पर कब्जा किया, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकार मिला। तो कई क्षेत्र हैं, आप यहूदा, सामरिया और पूर्वी यरूशलेम की बात कर रहे हैं। मैं यहूदी स्वामित्व वाले मुख्य क्षेत्रों की बात कर रहा हूं जो तोरा में भी उल्लेखित हैं। मकपेला की गुफा की खरीद, तनाक में मंदिर पर्वत की खरीद का उल्लेख है। ये शेखेम में यूसुफ की कब्र की खरीद का उल्लेख करता है। इस तरह ऐसे क्षेत्र हैं जो खरीदे गए थे और जिनका उल्लेख बाइबल में है। खरीद का इससे मजबूत प्रमाण नहीं हो सकता, लेकिन ये वे क्षेत्र हैं जहां पुरखे और 4 कुलमाताएं रहती थीं। ये यहूदी लोगों का क्षेत्र है। फिलिस्तीनी अरबों के बारे में मैंने अमेरिकी राजदूत थॉमस नाइट से पूछा, 1867 से पहले किसी फिलिस्तीनी अरब नेता का नाम बताएं। असलियत यह है कि फिलिस्तीनी अरब कोई नाम नहीं बता सकते क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि आप जानते हैं पूरी दुनिया उस कहानी को मानती है? पूरी दुनिया नहीं, लेकिन आप जानते कई देश फिलिस्तीनी कहानी को मानते हैं और आप जो लिख रहे हैं उसे नहीं पढ़ते। जो ये है कि आप जानते हैं हम यहूदी लोग, हमारे पास पवित्र भूमि पर अपने दावे के लिए कहीं बेहतर आधार है। देखिए, याद रखिए,
हम 15 मिलियन यहूदी हैं। ये लगभग 8 अरब लोगों की दुनिया है। दूसरी तरफ हमारे मुकाबले कहीं ज्यादा लोग हैं, कहीं ज्यादा देश हैं, कहीं ज्यादा लोग हैं। और इसलिए ये कोई आसान बात नहीं है। भले ही आप सही हों, जब दूसरी तरफ लोग ज्यादा हों, ज्यादा अमीर हों, उनके पास ज्यादा पैसा, ज्यादा फंड, ज्यादा संसाधन हो, लेकिन समस्या ये है कि अगर आप अपनी सबसे अच्छी दलीलें नहीं दे रहे और उन्हें दोहरा नहीं रहे तो आप बहस हार जाएंगे। इसलिए भले ही आपकी दलीलें दब जाएं, फिर भी उन्हें रखें, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे महत्वपूर्ण देश है। अमेरिका में हमारा काफी प्रभाव अब भी है, और सच्चाई ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप के रूप में हमारे पास इजराइल के इतिहास में सबसे अधिक इजराइल समर्थक राष्ट्रपति थे, और इसलिए हमारे पास एक देश है। आप जानते हैं, जब लोग बात करते हैं कि चीजें कितनी खराब हैं, लेकिन कई मायनों में वास्तव में सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, आपके पास अर्जेंटीना और मलावी में सबसे ज्यादा इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हैं। अब आपके पास चिली में सबसे ज्यादा इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हैं। अब आपके पास कोलंबिया में सबसे ज्यादा इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हैं। कुछ देशों में आपको इतिहास के सबसे बड़े इजराइल समर्थक राष्ट्रपति मिल रहे हैं। ये अच्छा संकेत है। उम्मीद है भगवान चाहे तो अक्टूबर में ब्राजील में भी ऐसा हो सकता है। लगता है कुछ देश सही चीज के लिए खड़े होने को तैयार हैं, जैसा आपने कहा। लेकिन हम ये संदेश कैसे पहुंचाएं दुनिया तक? मुझे लगता है JNS एक बेहतरीन मंच है जो लगातार बढ़ रहा है। इस इंटरव्यू का मकसद भी यही संदेश फैलाना है। इसी कारण मैंने जोनाथन बर्क व डॉक्टर जो फ्रेगर के साथ इजराइल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने में मदद की थी। इसका मकसद है समय निकालकर इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाने के लिए काम करना, जहां हमने ब्रायन किलमीट के साथ कार्यक्रम किए हैं। अब मैं पिछले 3 महीनों में 5 बार ब्रायन किलमीट के रेडियो शो में जा चुका हूं। उनके 2 मिलियन रोज दर्शक हैं। हम और ज्यादा सामने आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दूसरे लोग पहले से सामने आ रहे हैं, कई लोग नहीं जानते तर्क या तथ्य कैसे पेश करें, क्योंकि सामने वाले सच में दूसरी तरफ वाले आखिर चाहते क्या हैं। दूसरी तरफ वाले सच में यही चाहते हैं कि इजराइल का विनाश हो, 7 मिलियन लोगों का नरसंहार। मैंने एक बार रेडियो शो में किसी को कब्जे का विरोध करने के लिए बसों में बम धमाकों का समर्थन करते सुना, और मैं ये बात लोगों को बताता हूं, और मैंने उससे कहा, देखो, मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ तर्कसंगत बातचीत नहीं कर सकता जो सोचता है कि किसी बच्चे को उड़ा देना एक अच्छा विचार है। जो लोग हमास के हमलों का समर्थन करते हैं, वे बच्चों का सिर काटने का समर्थन करते हैं, वे लोगों को जलाने का समर्थन करते हैं। नागरिकों, ये घिनौना है। लोग गुस्सा कम दिखाते हैं और सामने वाले को रक्षात्मक नहीं बनाते। हमें 90% समय हमला करने में लगाना चाहिए, ना कि 90% समय बचाव में। बचाव करते समय आप पहले ही हार रहे होते हैं। और जब आप आज की स्थिति को देखते हैं, फिर से हमें सच में नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका और अमेरिका इजराइल संबंधों की बात है, पूरी दुनिया, जिसमें अमेरिका भी है, में बढ़ती यहूदी विरोधी भावना और बढ़ता हुआ इजराइल विरोध, कम से कम कुछ क्षेत्रों में भावनाएं। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भविष्य को लेकर आशावादी हैं? आप आने वाले महीनों और वर्षों को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप सोचें तो हे भगवान, यहूदी विरोधी भावना और बढ़ रही है, इजराइल विरोधी भावना भी और बढ़ रही है। फिर भी इनमें से कुछ देश पहले के किसी भी समय से कहीं बेहतर हो रहे हैं। अब अर्जेंटीना में यहूदी समुदाय पहले के किसी भी समय से कहीं बेहतर स्थिति में है। अब कोलंबिया पहले के किसी भी समय से कहीं बेहतर होगा। चिली भी पहले के किसी भी समय से कहीं बेहतर होने वाला है, जहां बड़ी फिलिस्तीनी अरब आबादी है, फिर भी देश के इतिहास में सबसे ज्यादा इजराइल समर्थक नेता है। ऐसी स्थितियां हैं जहां इस माहौल में भी चीजें बेहतर हो रही हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा इजराइल समर्थक राष्ट्रपति हैं। अगले 2.5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। मेरा मानना है कि इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार खराब हो रही है। रिपब्लिकन पार्टी में कई सुधार हो रहे हैं, क्योंकि थॉमस मैसी अब कांग्रेस के सदस्य नहीं रहने वाले हैं और मार्जरी टेलर ग्रीन अब कांग्रेस की सदस्य नहीं है। तो ये रिपब्लिकन पार्टी में इजराइल के समर्थन में खड़े होने को लेकर पूरी तरह से सर्वसम्मति है। ये पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा है। लोग हमेशा नकारात्मक ही देखते हैं। हमें ये लड़ाई लड़नी है, और अब अमेरिकी प्रशासन इसका समर्थन करेगा। मैं लियो टेरल से थोड़ा संपर्क में हूँ। वो यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। मेरा मतलब है, आपके पास ऐसे खास दोस्त हैं जो पहले नहीं थे। जॉर्ज W. बुश इजराइल के दोस्त थे, पर राष्ट्रपति ट्रंप उनसे कहीं आगे हैं। ऐसा दोस्त पहले नहीं था, इसलिए हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए जहां भी मौका मिले। असल में एक सरकार है जिसे इसकी परवाह है। समस्या कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में है, जहां पर पॉल केस्लर थे और उन्हें इजराइल के समर्थन में खड़े होने पर मार दिया गया, और जिस मुस्लिम प्रोफेसर ने उनकी हत्या की उसे सिर्फ 1 साल की सजा मिलती है। जब यहूदियों के खिलाफ अपराधों की सजा नहीं मिलती, यही असली खतरा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकी यहूदी की हत्या करने वाले पर संघीय आरोप लगे और दोषियों को सजा मिले। इससे यहूदी विरोधी भावना रुकेगी।
और इज़राइल में चुनावी मौसम के करीब आते हुए आपका इज़रायली सरकार को क्या संदेश है, खासकर जब आप इतने प्रभावशाली हैं और अमेरिका की स्थिति को इतनी अच्छी तरह समझते हैं? आप प्रधानमंत्री को क्या सलाह देंगे, उदाहरण के लिए, जो अगले हफ्ते संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं? मैंने उन्हें एंग्लो अमेरिकन संधि का जिक्र करते नहीं सुना। मैंने कभी उन्हें 1922 में लीग ऑफ नेशंस के फैसले पर बात करते नहीं सुना। मैंने कभी उन्हें इस बात के बारे में बात करते नहीं सुना कि हमने इजराइल की जमीन विरासत में पाई थी। मैंने कभी उन्हें इस बारे में बात करते नहीं सुना कि दूसरी तरफ जब मैं उदाहरण के लिए ईरान की बात करता हूं, राष्ट्रपति ट्रंप के ईरान पर सैन्य हमले के मुकाबले दूसरी तरफ के पास क्या विकल्प था, जबकि ईरान परमाणु बम से बस कुछ हफ्ते दूर था। ये बात बाइडेन सरकार में विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन ने कही थी। दूसरी तरफ की वैकल्पिक नीति क्या थी, उन्हें क्या करना चाहिए, इसकी कोई तर्कसंगत नीति नहीं है। जब उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो सैन्य रूप से रोकेंगे, हकीकत यह है कि वे ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसा करने का फैसला किया, FBI के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो ने कहा, हमने खुफिया जानकारी देखी थी, उन्हें उसी समय रोकने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। डेमोक्रेटिक पार्टी सर्वसम्मति से जॉन फेटरमैन को छोड़कर कह रही है, नहीं, ऐसा मत करो। उनके उस काम से ईरान को बम बनाने की अनुमति मिलती। यही असली बात है और कोई तर्कसंगत कारण नहीं है कि आज के समय में जो शासन यहूदी विरोध और इजराइल विरोध का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसका पूरा मकसद इजराइल को नष्ट करना है, उसे बम बनाने की अनुमति दी जाए। वे सैन्य प्रयासों का विरोध कर रहे थे, जिससे साफ है कि वे उन्हें ऐसा करने देते। ऐसी स्थिति का बचाव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बजाय वे हमला कर रहे हैं और हम राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम उनकी स्थिति पर हमला करें। हमें उनके विकल्प पर हमला करना चाहिए जो वे पेश कर रहे हैं। और आप इस समय इज़राइल में हैं, किस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं? मैं यहाँ हूँ। मैं कभी विश्व स्तर का पेशेवर टेनिस खिलाड़ी था। 22 वर्ष की उम्र में मैं दुनिया में 736वें स्थान पर था। मेरा एक सपना मकाबिया खेलों में खेलना था, जिसमें आयु वर्ग होते हैं। मैंने टेनिस में 60 और उससे अधिक उम्र वाले वर्ग में खेला और मैंने रजत पदक जीता और युगल में कांस्य मिला, स्वर्ण नहीं जीत सके। अगला खेल 3 साल बाद है, उस पर काम करना है, वजन घटाना और फिटनेस बेहतर करनी है, यही लक्ष्य था। हमने कहा चलो यहाँ थोड़ी देर और रुकते हैं, मौका मिले, क्योंकि मुझे टेनिस पे बहुत ध्यान देना पड़ रहा था और मैं वाकई देश को और देखना चाहता था। यहाँ अपने दोस्तों और जानने वालों से मिलना चाहता था और यहाँ अपने समय का आनंद लेना चाहता था। और हमारी एक बेटी है जिसने अक्टूबर में इजराइल आकर बस गई और इसलिए हमें उसके साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलता है। ये यात्रा शानदार रही, हम बहुत आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा। इंटरव्यू खत्म करने से पहले आप क्या कहना चाहेंगे? इज़राइल और दुनिया की वर्तमान स्थिति पर आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि लोग आगामी इजरायली चुनावों को देख रहे हैं और सच्चाई यह है कि सभी पार्टियां, अगर 30 साल पहले की स्थिति देखें तो याइर गोलान की पार्टी छोड़ बाकी सभी पार्टियां दक्षिणपंथी मानी जाती। वास्तव में जो पॉपुलिस्ट है वो एक दक्षिणपंथी पॉपुलिस्ट है। अगर आप अरब वोटों को हटा दें, यानी सिर्फ इजराइल के यहूदी लोगों को देखें, तो आप देखेंगे कि यह एक दक्षिणपंथी समूह है। और बात यह है कि दक्षिणपंथी वोट्स एविगडोर लिबरमैन को मिलते हैं। उन्हें नेतन्याहू पसंद नहीं है, वो नेतन्याहू के अधीन काम नहीं करेंगे। वे सभी दक्षिणपंथी वोटर हैं। ये कहीं ज्यादा दक्षिणपंथी लोगों का समूह है। और आप इजराइल के लोगों की ताकत देखते हैं, लोगों में सेवा करने का उत्साह है। उन्होंने कहा कि युद्ध क्षेत्र में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा करने का इतना उत्साह उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ये ताकत और बहादुरी बेमिसाल है। मैं हमारे कार्यक्रम इजराइल जस्टिस में था। हमारे कार्यक्रम में जनरल एफी एताम आए थे और वो शहर में थे और वो आए और बोले और उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को जब वो 71 साल के थे तो वो अपनी पिकअप ट्रक या जो भी था उसमें कूदे और गाड़ी लेकर दक्षिण की ओर चले गए, एक पूर्व जनरल के रूप में। लेकिन बस मोर्चे पर लड़ना और हमास के लोगों से आमना सामना करना और सैनिकों के एक समूह के साथ मिलकर हमास के लोगों को मारने की कार्रवाई संगठित करना, उनका काम कभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ तक कि 70 की उम्र में भी जो एंटेबे अभियान का हिस्सा रहे थे वे अब भी लड़ रहे थे। ये सच में अद्भुत है। यहाँ आकर इन लोगों से मिलकर बहुत ताकत मिलती है और यहाँ का नजरिया और बहादुरी वाकई अद्भुत है। और ये कुछ ऐसा है जो प्रेरणादायक है। और जो हम अमेरिका में करने की कोशिश कर रहे हैं वो है उन लोगों की मदद करना जो सच में अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और मोर्चे पर हैं, और सबसे महत्वपूर्ण देश में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में इजराइल की सहायता के लिए जो भी कर सकते हैं वो करना। हमारे पास राष्ट्रपति ट्रंप जैसे अच्छे मित्र हैं और उम्मीद है कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये ऐसा ही बना रहे।
और यहाँ तक कि ईश्वर करे उनके बाद भी कोई ऐसा व्यक्ति आए जो मित्र बना रहे। और हमें भविष्य का पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी हमारे पास एक महान मित्र है और हम उनके साथ काम करने की कोशिश करना चाहते हैं। फली 20 JNS स्टूडियो में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद।